देखो देखो भाई, देखते हैं देखें, अभी कीड़े निकालते हैं थोड़े बहुत। यहाँ हाँ मैं बेवफा हो गया, मुंह पर मुझे दिख रहा है यार। क्या तुझे जैसे घर की कमान में ट्रेन से हम भैया अबे रोटा था अरे लेकिन बड़ी मम्मी भी तू वहाँ पे वहाँ पे क्या बोलेगा माँ मन में से आवाज उठे नहीं तो तू थारा मुंडो बस निकल जाने आने के लिए यहाँ मिल क्या बोलेगा जाने वहाँ यार भाई ये मामा जी नहीं हुई है कहीं काम का कोई नहीं है दो पैसा
गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर हाँ जी। हमने वो टेस्ट दिया था, हम्म। लोग भी कर दिया, बट वो गलत मिस्टेक बता रहा है। क्या बता रहा है? मिस्टेक बता रहा है, मिस्टेक। मिस्टेक? हम आपको शेयर करके बताएं कि ये बता रहा है। हाँ बताओ देखें। यहीं कर दो, स्क्रीन शेयर कर दो। रुको मैं स्क्रीन शेयर ऑप्शन ऑन करता हूँ तुम्हारा। ओके सर। ठीक है करो। क्या हुआ, नहीं हो रहा है? सर एक मिनट कर। सर ये बता रहा है। ये ऊपर लिखा है ना बेटा आपका, यू हैव ऑलरेडी रिस्पोंडेड आपने बट कर। सर और मैं एक और बताती हूँ आपको। सर इसमें स्कोर 0 आ रहा है, टोटल पॉइंट 0। नहीं नहीं बेटा, वो टोटल पॉइंट जीरो क्यों आ रहा है पता है? हेलो। तो मैंने आपको क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन एमसीक्यू तो नहीं है। ये अगर एमसीक्यू क्वेश्चन होता ना तो उसमें वो आपको मार्किंग करता है। ये रिटर्न वाले क्वेश्चन आपने फाइल अपलोड की ना, है ना? हाँ। तो इसमें मार्किंग मैं पढ़ के करूँगा, इसमें मार्किंग वहाँ से नहीं होगी, ठीक है ना? अच्छा ऐसा है। हाँ वो तो अगर और एमसीक्यू होता। सर बोलो बोलो। वो एक हम फोटो ले रहे हैं ना, तो पूरा नहीं आ पा रहा है, तो उसमें 5 थे ना, तो 3 गए बस। क्या मतलब तो दो कर देते ना पूरे यार पेज उसमें। पे सर 2 नहीं हो पा रहा है। दो फाइल अपलोड नहीं हो रही है? हाँ 2 फाइल अपलोड नहीं हो रही, बस एक ही हो रही है। वैसे मैंने 5 पेज किए थे यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कौन सा वाले क्वेश्चन में कर रहे हो आप? सर ये जो 5 वाले थे ना, 5 नंबर 5 और पाँच। पॉइंट्स लिखने थे, हाँ ये हाँ जूनियर इंजीनियर। हाँ हाँ। उसमें एक मैं बताती हूँ आपको। तो उसमें क्वेश्चन नंबर डाल के आप और उसमें मेंशन कर एक दो। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। हाँ। सर मैंने कर दिया, बट नहीं हो रहा है, बहुत बार ट्राई कर लिया। अच्छा हाँ। चलो ठीक है, तो एक काम करो, एक पेज पे लिख के अपलोड कर देना, कोई दिक्कत नहीं। पर अब तो आप एक बार रिस्पॉन्स कर चुके हैं शायद अब आप। नहीं होगा, अब नहीं ठीक होगा। है मैं देख लूँगा वहाँ पर, नहीं हो ऐसा हो तो फिर आप लिख के मुझे यूँ सेंड कर देना, है ना? ओके सर। ठीक है। और बाकी लोगों ने दिया है, सबसे बात हुई थी क्या? हाँ सर, वो रितिका का तो सेल फोन खराब हो गया। अच्छा चलो, तो दूसरे मोबाइल में कहीं भी उसकी आईडी डाल के उससे कर देगी, और क्या कर देना, हाँ सर हम बोल देंगे। है ना? चलो ठीक है। अरे शुरू। यस सर। ओके ठीक है बेटा, कॉपी दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक, ये यूनिट रहेगा, नेक्स्ट हमारा रहेगा स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना? यस सर। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम, इस मेजरली यूनिट का नाम ही पूरा जो हमारा स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम्स, ठीक है ना? तो इसमें पूरी हम आइटम के बारे में स्टडी करते हैं कि आइटम के अंदर की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या उसकी गुणवत्ताएं अगर बोले हम तो, है ना? ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन क्या होता है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम इसका देख लेते हैं। क्या देखते हैं? ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ठीक है, वन बाय वन एक एक पॉइंट में लिखूंगा, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो फर्स्ट है मेरा, इट इज़ पॉसिबल टू स्टैंडर्डाइज lies for most of item occurring of similar
नेचर। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि हम जो स्पेसिफिकेशन है इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि स्पेसिफिकेशन इट इज़ पॉसिबल टू स्टैंडर्डाइज, ठीक है ना, फॉर मोस्ट ऑफ आइटम ऑकरिंग ऑफ सिमिलर नेचर, ठीक है, कि जो आइटम सिमिलर नेचर का है उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमें क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है ना। हेलो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, अगला जो बताऊंगा मैं क्या है, मेरा स्पेसिफिकेशन जो है, स्पेसिफिकेशन इज अ स्पेसिफिक description of particular item, ठीक है, एन, ठीक है, इतना समझ में आया कि स्पेसिफिकेशन इज ए स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर आइटम की। स्पेसिफिकेशन जो है ये मेरा किसी पर्टिकुलर आइटम का क्या है बेटा, क्या है, डिस्क्रिप्शन है, क्या है बेटा, कि उसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट इसी में बात करूँ कि एन इंजीनियर स्पेसिफिकेशन, ये स्पेसिफिकेशन कंटेंस, ठीक है, क्या होगा इंजीनियर का स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीज़ होगी बताइए मुझे, कंटेंस डिस्क्रिप्शन, क्या होगा बेटा, डिस्क्रिप्शन ही होगा किसी चीज़ का, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल वर्कमैनशिप, ठीक है ना, वर्कमैनशिप, ठीक है ना। ये 1 by 1 पॉइंट आप भी लिख लें, ठीक है, अगर लिखना चाहे तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, कि ठीक है, एन इंजीनियर स्पेसिफिकेशन कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल वर्कमैनशिप, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है मनुष्य लोगों द्वारा, जितनी भी क्रियाकलाप, जितनी गतिविधियाँ की जाएगी, उन सबका क्या रखा जाता है, डिस्क्रिप्शन रखा जाता है, ठीक है ना, किसमें, इंजीनियर स्पेसिफिकेशन में, ठीक है ना, ठीक है। एंड और साथ ही साथ इसके साथ एंड वर्कमैनशिप और आपका मटेरियल्स, वर्कमैनशिप क्या क्या कार्य है वो, और साथ में क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे, विच मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड, क्या होंगे वो, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, उन मटेरियल्स की, और वर्कमैनशिप जो मनुष्य की गतिविधियाँ होगी, उन सब के बारे में मुझे क्या रखना होता है, डिटेल, ठीक है, डिटेल, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन जो होता है वो मेरा किस में, स्पेसिफिकेशन की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, नेक्स्ट क्या होगा, द टेक्निकल drawings of structure will show the proportion and relative position of various component ऑफ स्ट्रक्चर। ये पॉइंट समझ में आया, जरा पढ़ के देखो, अगर आया हो तो बताओ मुझे, नहीं तो मैं बताता हूँ। हेलो, ये पॉइंट थर्ड वाला पॉइंट देखो जरा, ये वाला समझ में आया, नहीं आया हो तो बताओ, कि द टेक्निकल ड्राइंग ऑफ स्ट्रक्चर विल शो द प्रोपोर्शन एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका समझ में आ रहा है कि जो हाँ, थोड़ा सा नहीं, देखो टेक्निकल ड्राइंग जो है इसमें ये स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या चीज़ दिखाएगी, उसका प्रोपोर्शन और उसकी रिलेटिव पोजीशन, कि कौन सा कंपोनेंट किस जगह आएगा स्ट्रक्चर में, है ना, कि कौन सा कंपोनेंट किस जगह स्ट्रक्चर में आएगा, इसके बारे में सारा स्पेसिफिकेशन बताना, ये भी
हमारे स्पेसिफिकेशन की कैटेगरी में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। यस। इतना आया, आँख का चमचम कर भी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ मैं, इसका भी साथ साथ में पढ़ते जाना, जो समझ में आए, जहाँ समझ में आए पूछ लेना। मैंने टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू furnish information वहाँ भी वीडियो कॉल पे देख लीजिए। on the drawing regarding to used and qualities of workmanship to be achieved during कंस्ट्रक्शन। देखो बेटा, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, क्या बोलना चाह रहा है इससे? हाँ, क्या बोलना चाह रहा है? हेलो। मतलब मेनी टाइम्स में इंफॉर्मेशन फिनिश, हाँ, फर्निश इन्फॉर्मेशन ऑन द ड्राइंग। देखो क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है बहुत बार ड्राइंग में, ऐसा नहीं हर एक इन्फॉर्मेशन मेंशन कर दे, ठीक है ना। तो मेनी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फर्निश इन्फॉर्मेशन ऑन द ड्राइंग रिगार्डिंग टू यूज़ एंड क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप, कि क्या क्या गतिविधियाँ करनी और उनकी क्या क्या क्वालिटी होनी है, सारी चीज़ ड्राइंग में मेंशन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए टू बी अचीव ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के दौरान इस चीज़ को अचीव करने के लिए ही उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, बहुत ज़रूरी है। और ये इशू क्यों आता है? इट इज़ ड्यू टू द स्टोरेज स्पेस, क्या शॉर्ट स्पेस ऑफ स्टोरेज, है ना। ये होता क्यों है? इट इज़ ड्यू टू शॉर्ट स्पेस ऑफ स्टोरेज। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? देखो क्या होता है कि जो भी जैसे फाइल पे एक ड्राइंग तैयार किया गया, तो उस ड्राइंग में क्या वो सारा स्पेसिफिकेशन तो नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप एक लिमिटेड स्पेस तो उसके पास होगा, ऐसा तो नहीं कि अब वो जैसे 1 by 1 की शीट ले रहा है तो उसकी जगह वो 1 किलोमीटर की शीट ले ले, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे स्पेसिफिकेशन को अलग से दिखाना होगा कि ये वर्कमैनशिप के लिए मुझे ये स्पेसिफिकेशन, उसको अलग से अचीवमेंट देना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। क्योंकि ये सारी चीज़ें ड्राइंग में ही अचीव करना या उसमें उससे गेन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करना। दिस डाटा रिगार्डिंग द materials and workmanship is conveyed a separate contract document इन अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, विच इज़, जिसको क्या बोलते हैं हम, विच इज़ नॉन एज स्पेसिफिकेशन फॉर द वर्क, ठीक है ना। देखो क्या बोलना चाह रहा है, इस पॉइंट को पढ़ के देखो, इस पॉइंट से क्या समझ में आ रहा है, क्या बोलना चाह रहा है बताओ। ये जो मतलब ये डाटा जो होता है ना, वो हाँ, रिगार्डिंग टू द, टू भी है यहाँ पर, रिगार्डिंग टू द मटेरियल एंड वर्कमैनशिप, कि जो आपका मटेरियल है या फिर वर्कमैनशिप जो आप जो भी आपके पुरुषों द्वारा जो भी गतिविधियाँ की जाएगी, इस कन्वेड इन ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट के उसको सेपरेट अलग से तैयार किया जाता है उसका स्पेसिफिकेशन। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट में मैंने बताया उसको सारे
सारी चीज़ों को मैं एक ही जगह मतलब यस बताकर उसको पॉसिबिलिटी नहीं कर सकता है ना, तो उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में तैयार किया जाता है, विच इज़ नोन एज स्पेसिफिकेशन फॉर द वर्क, ठीक है ना। और उसी को हम बोलते हैं कि वो अलग से एक वर्क के लिए स्पेसिफिकेशन, किसके लिए, जो काम करना है, जिस वर्क को इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए अलग से एक स्पेसिफिकेशन तैयार करना, ठीक है ना। ये पॉइंट समझ में आया, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना है, ये इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग है स्पेसिफिकेशन का। दस द ड्राइंग, इसीलिए जो ड्राइंग होती है आपकी, ड्राइंग विथ द स्पेसिफिकेशन will completely define the structure, comma, specification is furnished separately along with drawing and is an essential part of, बताओ इसका क्या कहना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। भारती हाँ सर। बताओ ये इसमें क्या कहना चाह रहा है। The drawing with the specification will completely define the structure. Specification is furnished separately along with the drawing and is an essential for the part of engineering contract. ठीक है, कि इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग अगर इसको देखा जाए तो ये जो हम सेपरेट अलग अलग तैयार कर रहे हैं ना, जो चीज़ हमें एक साथ मेंशन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, उस चीज़ को हम सेपरेट कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या हो गया, एक एसेंशियल पार्ट हो गया। क्या हो गया, ठीक है, कि सेपरेटली अलोंग विथ ड्राइंग के साथ जो चीज़ नहीं मेंशन हो पा रही उसको हम क्या करते हैं, सेपरेटली करते हैं, ठीक है ना, फर्निश्ड सेपरेटली, ठीक है ना। कौन कौन सी, कंप्लीटली डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिकेशन, कि अगर स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया आपने एक जगह तो स्पेसिफिकेशन के लिए हम अलग डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आया मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं नेसेसिटी ऑफ स्पेसिफिकेशन, कि हमें स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अगला पॉइंट क्या बात करेंगे हम, नेसेसिटी ऑफ स्पेसिफिकेशन, ठीक है, स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ठीक, चलो सबसे पहला देखता हूँ इसमें मैं, ठीक है, पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। द कॉस्ट ऑफ एन यूनिट क्वांटिटी ऑफ वर्क इज governed by its स्पेसिफिकेशन। बताओ इसका क्या कहना चाह रहे हैं, इस पॉइंट का क्या मतलब है। नेसेसिटी मतलब हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है स्पेसिफिकेशन की, उसकी क्यों क्या मतलब रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, क्यों ज़रूरी है स्पेसिफिकेशन करना, ठीक है ना। तो द कॉस्ट ऑफ एन आइटम एन यूनिट क्वांटिटी ऑफ वर्क इज़ गवर्नड बाय इट्स स्पेसिफिकेशन, कि कोई भी चीज़ है, देखो ध्यान से देखना, कि कोई भी आइटम है मेरे पास, क्वांटिटी ऑफ वर्क इज़ गवर्नड बाय, कोई भी वर्क है, कोई भी काम है, कोई भी आइटम है, उसकी कॉस्ट कब पता चलेगी, जब मुझे उसके बारे में, उसकी गुणवत्ता, उसकी स्पेसिफिकेशन पता होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में एक सेलफोन परचेस करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, सेलफोन परचेस करने, ठीक है। तो आप सेलफोन परचेस कर रहे हैं, अगर उसने आपको बोल दिया कि भैया सेलफोन है ये 20,000 का, आप डायरेक्ट 20,000 देकर ले लोगे क्या उसको, हाँ सर ले, ठीक है, डायरेक्ट 20,000 देकर ले लोगे, तो सर कम थोड़ी ना करते हैं।
अरे नहीं, उसने बोल दिया 20,000 है। चलो मैं, आप मेरी शॉप में आए और मैं एक फर्जी पर्सन हूँ, मैंने बोल दिया डायरेक्ट, आप आए हो, मैंने बोल दिया भैया 7,000 का मोबाइल था, आपको बोल दिया मैडम 20,000 का, आप सीधे पैसे देके चल दोगी? नहीं उसके स्पेसिफिकेशन नहीं पूछोगी क्या? यस सर, ठीक है ना, उसकी इंक्वायरी करेंगे ना हाँ पहले। हाँ वेरी गुड, उसकी इंक्वायरी करोगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप आप वो कॉस्ट डिसाइड करोगे कि मार्केट में किस चीज़ की क्या मतलब रिक्वायरमेंट है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और इतनी रिक्वायरमेंट में कितनी पैसे दे सकते हैं, कितने पैसे का खर्चा आता है, ठीक है ना, कितने पैसे तक की चीज़ हो सकती है। तो आपने सारे स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे ही आपने किसी चीज़ की क्या कर ली, कॉस्ट डिसाइड कर दी। आप समझे मेरी बात को? तो मतलब स्पेसिफिकेशन क्यों जरूरी है हमारे लिए? वो किसी चीज़ या कोई भी वर्क है, किसी को वर्क है, उसकी क्वांटिटी का जो कॉस्ट है उसको डिसाइड करने के लिए स्पेसिफिकेशन क्या है, बहुत ज़रूरी है। समझे मेरी बात को? यस सर। ठीक है, दूसरा पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। स्पेसिफिकेशन इज एन एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। ध्यान देना बात को, अभी ऊपर से रिलेट करना है इसको। एंड इज रिक्वायर्ड फॉर arbitration of court law। बताओ इस पॉइंट का क्या है? इसके बारे में हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया था, जब कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक हम डिस्कस करें तभी बताया था मैंने थोड़ा बहुत, उससे रिगार्डिंग ही है ये, उससे रिलेटेड ही है। बताओ। सर जो मटेरियल से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, हाँ वेरी गुड। सर ये लास्ट में क्या लिखा है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। ये वाला, हाँ ये कोर्ट लॉ, COURT कोर्ट लॉ, रिक्वायर्ड फॉर arbitration ऑफ, हाँ arbitration ऑफ कोर्ट लॉ। देखो क्या होता है कि जब आप कोई भी, ये स्पेसिफिकेशन एक जगह कहाँ जरूरी है, एसेंशियल है, जब कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट जब आप तैयार करते हो उसमें जो आर्बिट्रेशंस आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, जो नियम और शर्तें आपको रिक्वायर्ड है मटेरियल के रिगार्डिंग या किसी वर्क के स्पेसिफिकेशन के रिगार्डिंग, उस सभी के लिए आप कोर्ट में, जो कोर्ट के लॉ के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर आपका काम कर सके, इसलिए उसमें आप मेंशन कर देते हैं हर एक चीज़ की स्पेसिफिकेशन। अगर आपने, ठीक है, कोई एक यूनिट वर्क है बेटा, एक काम है छोटा सा, अगर उसका स्पेसिफिकेशन आपने मेंशन नहीं किया और कॉन्ट्रैक्टर ने उसको उसके मन से तैयार कर दिया, ठीक है ना, कोई भी काम है उसका स्पेसिफिकेशन आपने नहीं दिया कि क्या क्या होना चाहिए इसमें, ध्यान देना मेरी बात को, ठीक है, और आपने स्पेसिफिकेशन आपको दिया नहीं और आपने बिना स्पेसिफिकेशन आपके अकॉर्डिंग तैयार कर दिया, फिर है ना, जब आपके अकॉर्डिंग तैयार कर दिया तो फिर क्या वो जो ऑनर है उसकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा क्या? वो नहीं करेगा ना। नहीं करेगा, वेरी गुड, ठीक है। तो इसलिए पहले से जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है हमारी, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट जो होता है, उसमें एक हम स्पेसिफिकेशन, कोई भी वर्क है उसका स्पेसिफिकेशन भी हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए भी क्या है, नेसेसरी है, ठीक है ना। इतना समझ में आया सेकंड पॉइंट? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करना, ठीक है। स्पेसिफिकेशन इज necessity is to verify and check। बेटा ये लाइन पूरी हो जाए उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। चेक द strength of मटेरियल, ठीक है ना, मटेरियल्स आएगा, मटेरियल्स, ठीक है। देखो क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, एक ही नहीं होता, ठीक है। स्पेसिफिकेशन इज टू वेरीफाई एंड चेक द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या है कि मटेरियल की स्ट्रेंथ को, हाँ मतलब जैसे कोई प्रोजेक्ट दिया है, वेरी गुड, तो उसमें सारा पहले से स्पेसिफाइड कर दिया जाएगा कि सीमेंट जो है उसका स्पेसिफिकेशन बता दिया जाएगा कि आपको सीमेंट ये वाली लगेगी। जैसे सीमेंट कितने टाइप की होती है आपने सेकंड सेम में पढ़ा था, सेकंड ईयर में, है ना, ठीक है। PPC होती है, OPC होती है, ठीक है ना, इस तरह से अलग अलग टाइप, हाँ, तो किस टाइप की सीमेंट का यूज़ करना है, ठीक है ना, वो चीज़, ठीक है।
और मतलब कैसी क्वालिटी की सीमेंट यूज़ करना, क्वालिटी भी रहती है सीमेंट की अलग अलग, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो मटेरियल जो भी एग्रीगेट यूज़ करें तो एग्रीगेट का किस तरह का क्वालिटी होगा, ठीक है, यस सर। साइज़ क्या होनी चाहिए, सारे स्पेसिफिकेशन, तो ये सारे, और किस स्ट्रेंथ का होना चाहिए ये भी चीज़ उसमें देख लेते हैं। तो मटेरियल के बारे में सारी चीज़ें जो स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग है वो देखने के लिए भी स्पेसिफिकेशन क्या है, ज़रूरी है बहुत, ठीक है ना। हाँ, अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी फर्जी क्वालिटी का लेकर और आपको क्या कर देगा, चिपका देगा, कंस्ट्रक्शन कर देगा। हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? सर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीनशॉट में, आप भेज देंगे क्या? स्क्रीनशॉट में नहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर, दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा चलो एक काम करो, मैं इसका कैप्चर करके आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। ओके सर, ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेसेसिटी में 3 पॉइंट मैंने बताया, इतना समझ में आया तीनों बेटा? हेलो, हेलो, हाँ सर, आवाज़ नहीं आ रही क्या? आ रही है ना, आ गया समझ में 3 पॉइंट। ठीक है ना, 3 तो आ गए आपको, ठीक है। नेक्स्ट लिखता हूँ मैं, स्पेसिफिकेशन इज नेसेसरी, specification is necessary to specify the equipments मतलब क्या होता है पता है ना, equipments हाँ सर, टूल्स, जो भी हाँ जो भी tools औजार, होते हैं, इक्विपमेंट जो औजार होते हैं। एंड प्लांट्स to be engaged for a work and thus enable to procure ठीक है। नेक्स्ट ये पॉइंट जो क्या कहना चाह रहा है, स्पेसिफिकेशन, इसमें क्या बताना चाह रहा है बताओ मुझे। हेलो, हाँ सर। सर इसमें तो टूल्स वगैरह इनके बारे में बता रहे हैं। देखो क्या हो रहा है कि कोई भी स्पेसिफिकेशन एक और चीज़ का किसका आइडिया देता है हमें, कि भैया कोई वर्क मैंने आपको दिया, फॉर एग्जांपल आरती मैंने एक वर्क आपको दिया, अब उस वर्क में कुछ मशीनों का यूज़ हो रहा है, कुछ इक्विपमेंट्स लग रहे हैं मेरे, कुछ औजार पाउडर भी लग रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे कोई काम है, उसका सारा औजार पाउडर जो भी मशीनें उसमें यूज़ हो रही है उन सबका क्या देना पड़ेगा, एक डिटेल देना पड़ेगा, एक स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा। अब क्यों देना पड़ेगा ये, क्योंकि वो देने से क्या होगा कि भैया जो भी आपका वर्क है उसके बारे में आपको सारी आइडिया हो जाएगा कि भैया क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट क्या क्या सामने वाले को देना है, ओनर को देना है, वो सारी चीज़ वो आपको क्या कर देगा, हैंड ओवर कर देगा। क्या कर देगा, हैंड ओवर कर देगा, मतलब आपको वो दे देगा, ठीक है ना। हाँ सर। कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कोई काम करे तो कोई काम में जो जो ज़रूरतें हैं वो सभी ज़रूरतें भी तो आपकी स्पेसिफिकेशन में आ रही है। नहीं समझ रहे मेरी बात को, समझ रहे हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, आज ये स्पेसिफिकेशन नहीं हो पाएगा, एक तो आपने बहुत लेट आए, 15 मिनट लेट आया अब भी यार, ठीक है बेटा। सर है ना, आपके जस्ट बाद कलाम सर की क्लास खत्म हुई ना, वो मोबाइल में प्रैक्टिस नहीं थी तो हमने चार्ज लगा दिया था। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ मैं, वर्क इज कैरिड आउट according to its स्पेसिफिकेशन। जो लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि कोई सा भी काम है शुरू हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, उसके स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे होगा। एंड द कॉन्ट्रैक्टर इज paid for the same
सेम, इतना समझ में आया। इफ़, यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, शुरू हो रही है। इफ़ एनी चेंज, ठीक है ना, कि अगर कोई चेंज आपका आता है, ठीक है, इन स्पेसिफिकेशन, इफ एनी चेंज इन स्पेसिफिकेशन, अच्छा बताओ, कोई स्पेसिफिकेशन में कोई चेंज होगा तो क्या होगा? सर फिर वो तो फर्जी हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ बोलो बोलो, कि अगर स्पेसिफिकेशन में कोई चेंज लाए तो फिर क्या होगा उसका? अगर कोई चेंज लेके आए तो कोई स्पेसिफिकेशन में अगर कोई चेंज आ रहा है, इफ एनी चेंज इन स्पेसिफिकेशन देन चेंज कॉन्ट्रैक्ट रेट, समझना बात को, ठीक है ना, कि वर्क इज़ कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेसिफिकेशन, कि जो भी काम चलेगा वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा? उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलेगा, कि जो कार्य करना उसके स्पेसिफिकेशन क्या क्या दिए है, ठीक है। एंड द कॉन्ट्रैक्टर इज पेड फॉर द सेम, और कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट दिया जाएगा वो भी इसी के हिसाब से दिया जाएगा जो स्पेसिफिकेशन वर्क का पहले से मेंशन है, ठीक है ना। और अगर चेंज लेकिन करेंगे तो फिर वो वेरी गुड, अगर इफ़ एनी चेंज इज इन स्पेसिफिकेशन, अगर स्पेसिफिकेशन में कोई चेंज आया तो इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका नहीं, जेब से नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जज का जो पेमेंट जितना जो टोटल कॉस्ट आ रहा है उसके रेट में भी चेंज आ जाएगा अगर स्पेसिफिकेशन चेंज हुआ तो, ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है, मतलब गुणवत्ता कम हुई तो रेट भी कम हो जाएगी, गुणवत्ता बढ़ी तो रेट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। यस सर। इतना समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज ऑल्सो हेलो, यस सर। ठीक आवाज आ रही ना? दिस इज आल्सो स्पेसिफाई, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना, जहाँ समझ में आया बता देना। स्पेसिफाई द वर्कमैनशिप एंड मेथड ऑफ डूइंग वर्क। इतना समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ इस लाइन से? एक लाइन से क्या बोला है बताओ? बोलो बोलो। सर नहीं आ रहा समझ में। बताता हूँ मैं, देखो, दिस इज आल्सो स्पेसिफाई, इससे एक और क्या इसकी जो नेसेसिटी में क्या स्पेसिफाई होता है कि द वर्कमैनशिप एंड द मेथड ऑफ डूइंग वर्क, कि किस टाइप की वर्कमैनशिप लगेगी और किस टाइप का मेथड जो काम को करने का कौन सा मेथड हमें अपनाना है, ठीक है ना, कौन सा मेथड अपनाना है, ये चीज़ भी स्पेसिफाई हो जाती है किसमें? स्पेसिफिकेशन में, ठीक है ना। इसीलिए इसके लिए इसकी हमें ज़रूरत होती है, इसीलिए हम नेसेसिटी देख रहे हैं ना बेटा, ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है ना। यस सर। ठीक है ना, तो क्यों होती है ये? कि कौन सी मेथड यूज होगी हाँ। और हाँ बोलो, हाँ कौन सी मेथड होगी, किस टाइप का वर्कमैनशिप इसमें यूज़ करना हो, कैसा मेथड, ठीक है ना। अब वर्कमैनशिप मतलब किस टाइप की एक्टिविटीज़, जैसे एक्टिविटीज़ वाला चैप्टर पढ़ा था ना हमने, ठीक है ना, कि कौन सी आगे करनी पीछे, ठीक है ना। गाइड टू द सुपरविजन स्टाफ of the contractor as well as to the owner to execute द वर्क, ठीक है ना। देखो पूरा पॉइंट समझ लेते हैं आप कि दिस इज आल्सो स्पेसिफाई द वर्कमैनशिप एंड मेथड ऑफ डूइंग वर्क, कि कार्य को करने की और उसके वर्कमैनशिप दोनों को स्पेसिफाई किया जाता है।
द स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क सर्व एज गाइड। ये क्या होता है, इसीलिए ये जो वर्क का जो स्पेसिफिकेशन वो हमारे लिए गाइडलाइन तैयार कर देता है, ठीक है ना, उसकी सुपरविजन करने के लिए कि कार्य जैसा स्पेसिफिकेशन दिया उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको सुपरवाइज करने के लिए हमें क्या होती है, आसानी हो जाती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि काम में क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। अगर वो अगर आप सुपरविजन कर रहे हैं तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। अगर आपको पता ही नहीं कि स्पेसिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए तो आप सुपरविजन कर पाओगे, उसका नहीं कर पाओगे। तो सुपरविजन स्टाफ जो है, स्टाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर एज वेल एज टू द ओनर इज एग्जीक्यूट द वर्क, ठीक है, कि वर्क में क्या क्या देना है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन देना है, वो चाहे किसका, कॉन्ट्रैक्टर का स्टाफ हो, सुपरविजन करने वाला बंदा, या फिर ओनर का हो, दोनों को ही आसानी होती है, किसी का भी हो, दोनों को ही आसानी होती है कि भैया काम जो जैसा स्पेसिफिकेशन दिया उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना।